आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुगलों के समय ये मिनटोज ज़िंदगी कैसी थी, ये है आम जिंदगी है मिनटोज ज़िंदगी। खैर देखेंगे हम, स्पेशली औरंगज़ेब के रीन पे हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से लोग रहते थे, टैक्सेस का क्या हिसाब किताब था। मुगल्स पे मुझे लगता है मैंने तकरीबन 300 से 400 लेक्चर्स लिए होंगे। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने मुगलों पे लिए हैं, तो बात करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को ज़रूर अवेल करें। भैया 490 का कोर्स है, ठीक है। कल हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो कूपन कोड आज जहाँ तक है ख़त्म ही हो जाएगा। 150 घंटे हैं, आपका आंसर चेक होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए। जिन बच्चों ने भी अभी 1 सितंबर से क्लास शुरू हुई है अटेंड करें, तो लोग पगला ही चुके हैं बच्चे की। वाह क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गई। तो देखो शुरुआत करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब क्या, मुगल्स की बात करते हैं। मुगल्स 1526 में आए, 1526 में आए। और कुछ भी हो, लेकिन देखिए भारत तो ये सोने की चिड़िया रहा ही है, बट मुगल्स के समय भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंशन हुआ और भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, तो अगर आप जीडीपी देखो, ये आप देख सकते हो कि उस समय मुगल्स काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज्ड थे। मुगल्स के समय आप देखो कि जब तक औरंगजेब खत्म हुआ 1707 में, तब अभी मैं औरंगजेब का आपको आखिरी लेटर बताऊंगा मैं उसने क्या लिखा था। तो देखिए आप इधर इंडिया को देखिए, भारत को देखिए और यूरोप को देखिए। तो यूरोप जो है ना बच्चा था भारत के सामने, अगर बात करते हैं तो। ठीक है, मुगलों की मैंने अपने यहाँ पे बहुत सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, क्रॉप्स की बात करते हैं। देखिए रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रेवेन्यू का हिसाब किताब हम वही पुराने ज़माने वाला फॉलो कर रहे हैं। आज भी आपको 30% देना ही पड़ता है। तो रेवेन्यू उस समय आपको 1/3 देना पड़ता था। हालांकि आपको बता दूं कि मुगलों ने इस पर यह किया था ना कि वो लैंड, हर साल एक लैंड असेसमेंट ऑफिसर आता था और वो देखता था कि लैंड क्या जोतने वाला है कि नहीं, लैंड को देखता था पूरा, और उस हिसाब से वो बताता कि तुमको टैक्स कितना देना है। 4 तरीके के लैंड थे ना, ठीक है। तो जो भाई सबसे बेस्ट होता था, जहाँ बढ़िया, तो वहां तो 1/3 आपको दे नहीं देना है। अगर कोई उपजाऊ नहीं है तो उसके आपको 1 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके का हिसाब किताब होता था, बट एक्सप्लॉयटेटिव था, नो डाउट। आपको बता दूं कि देखिए रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेटिव मुगल्स में भी था और बाकी जगह, जैसे अगर आप देखो तो 1/6 विजयनगर एम्पायर में कलेक्ट करते थे, यहाँ पे 1/3 कलेक्ट होता था। लेकिन ये डिपेंड करता था कि आपका लैंड कैसा है और कितने आपको, मतलब आप समझिए कि क्रॉप फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। फिर जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भाई मनसब तो रैंक्स होती थी, ठीक है। अकबर जो मनसबदारी सिस्टम, बाद में यही जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम जो है यही फॉल का कारण बने, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी जागीर हो जाती थी इनके पास, मनसबदारी हो जाती थी। भाई औरंगजेब आते आते औरंगजेब ने बोला भाई ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों, मतलब शायद 70-80 प्रिंसेस के पास 40% एरिया था। बोला अरे बाप रे बाप, ये क्या है, ये तो पहले देखा ही नहीं। तो यहां पे हमको ये हिसाब जो है वो देखने को मिलता है। तो इरिगेशन के लिए भी यहाँ पे मुगल्स ने काफी काम किया, ठीक है। कैनाल से लेकर टैक्सेस, देखिए लैंड रेवेन्यू जो है ना वो, अब जैसे ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर क्या 3 लैंड रेवेन्यू अभी तक वहां पे प्रॉपर हो ही नहीं पाया है। उसके लैंड रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ऑनलाइन है ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दूं कि इसी जमीन के चक्कर में भयानक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। ब्रिटिशर ने क्या, ब्रिटिशर सबसे पहले क्या लेके आए, तीन सेटलमेंट, तीनों के तीनों फेल। रेवेन्यू के लिए 3 सेटलमेंट लेके ना, तीनों के तीनों भैया भारतीयों ने सब हर एक चीज का इन्होंने जुगाड़ बैठा लिया। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले लेके आए, फेल। कि जमींदारों को पूरी ताकत देगी, जमींदार के अंदर जो है वो रैयत या किसान काम करेंगे। सेकंड, रैयत वाली सिस्टम लेके आए, फेल। तो भी उसमें भी ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा रेवेन्यू क्या, देखो ब्रिटिशर को जब ब्रिटिशर छोड़ के गए तो भारत की जीडीपी नेगेटिव में थी, कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास, कुछ भी नहीं, सब लूट के ले गए। आप देखो अर्बनाइजेशन में कहां यूरोप है, और जब यूरोप अपनी चड्डियों में था तब हमारी सिविलाइजेशन जो है वो फल फूल रही थी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम लेके आया, वो भी फेल। तो तीनों सिस्टम फेल। तो ये मुगल से ही शुरू हो गया था कि भाई लैंड रिकॉर्ड्स, भाई बहुत सारे क्लर्क्स दिन रात काम करते थे। अकबर ने बोला था कि भाई सबसे पहले तो ये लैंड जो है ना, जमीन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका बंटवारा करना। अच्छा, औरंगजेब के समय जमीन जो है वो स्टेट के अंदर आ गई थी, ठीक है। ज्यादातर जमीन जो है वो राज्य के अंदर, जैसे अब जागीरदारी सिस्टम हेरिडिटरी हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने थोड़ा सा इसको चेंज किया कि अगर आपके पास कोई ड्यूज नहीं है, मतलब अगर आपके ड्यूज हैं तो पूरा स्टेट ले लेगी, समझ रहे हो भाई। इसमें यहां पे क्या था, भाई जो मनसब हैं, जागीर हैं, ये क्या करते थे,
ये टैक्स कलेक्ट करते थे, स्टेट डायरेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट करता था, इनको दे देता था कि भाई ये तुम्हारी, जैसे पुणे की जागीर तुम्हारे पास है, ये जागीर तुम्हारे पास है, बहुत बड़ा एरिया दे देते थे। लेकिन बाद में यही लोग क्या यहाँ पे आर्मी बना लेते थे और पूरा कंट्रोल कर लेते थे छोटे छोटे। इसीलिए तो 1707 के बाद औरंगजेब जब मरा, उसके बाद पूरा एम्पायर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अच्छा आम लोगों की हालत ठीक थी। हालांकि आपको बता दूं, जैसे मिंटिंग कॉइन्स बहुत ज्यादा, उस समय करेंसी दाम चलती थी। ठीक है, और ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, वैसे दाम कॉपर। ठीक है, और ये किसने चलाई थी? शेर शाह सूरी। आइए, आपको पता ही नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इतिहास कि 1526 में 1530 तक हुमायूं आया, सॉरी बाबर आया। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी और हरा दिया उसने इब्राहिम लोदी को। फिर बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी और आपका घाघरा लड़ी। ठीक है, ये 3 बैटल लगातार लड़ी। अब इसमें भी जीता, ये 1530 में मर गया। हुमायूं इसका बड़ा अच्छा बेटा था। हुमायूं थोड़ा दरिया दिल था, ऐसा दरिया दिल था कि 1540 में दौड़ा के मारा इसको, भगा दिया इनको, भाग यहां से। तो ये पूरा कश्मीर होते हुए भागे इधर सऊदी उदी, इधर साइड इन्होंने शरण ली जाके। ठीक है, और यहां पे तब शेर शाह सूरी का उदय होता है, जो कि 46 तक रहा। अब शेर शाह सूरी ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। दाम, रुपया, ये 2 करेंसी, जो आज रुपया वो उस समय आप ट्रेस कर सकते हो, जो आज हमारा रुपया चल रहा है। तो दाम उस समय कॉपर होता था, कॉपर। अब ये मिंटिंग बहुत हर जगह, मेटल्स मिंटिंग जो है, मिंट्स की जहां पे करेंसी बनाई जा रही है, वो डेवलप होने लगी। ठीक है, लेकिन एक चीज अच्छी बात है, अब जैसे आप ये प्राइस देखो राइस के। ठीक है, यहां पे दाम पर बीघा की बात कर रही है, और दाम जैसा कि हमने पता कॉपर कॉइन था, एक दाम में शायद 6 से 12 कॉपर कॉइन होते थे। ठीक है ना, और वो गोल्ड सिल्वर से भी मेजर किया जाता था। जैसे रुपया है ना, रुपया उसको डॉलर से पैक करके हम रखते हैं, उस तरीके से। तो अब अच्छा ये वेरी करते थे। अच्छा, ये वेरिएशन क्यों यहां पे दिखा रहा है? वही हम बता रहे हैं कि यहां पे प्राइजेस, जो एरिया अच्छी आपको खेती दे रहा है, जहां बढ़िया फसल है वहां प्राइस ज्यादा, वहां पे आपको टैक्स देना, प्राइस ज्यादा। जहां फसल ही नहीं है वहां पे तो कोई टैक्स है ना लगे। तो ये आप देखो, वीट के दाम आगरा में, क्योंकि आगरा तो आपको पता ही, आगरा दिल्ली कैपिटल थे बाद में, तो ये 60 दाम और यहाँ पे 61। फिर मालवा, अच्छा मालवा में 55 थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ वीट का तो बहुत ही कम है। ठीक है ना, मुल्तान में देखो, तो यहां जहां खेती उतनी नहीं हो रही है वीट और राइस की, ठीक है, वहां पे जो प्राइसेस उसको रेगुलेट किया जा रहा है। मुल्तान में लगभग सेम। ठीक है, दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में वीट के प्राइसेस ज्यादा बट राइस के प्राइसेस कम। इलाहाबाद में बात करें तो यहां पे इलाहाबाद में प्राइसेस ज्यादा, वीट के प्राइसेस कम। अजमेर में वीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा लेकिन राइस के प्राइसेस कम, क्योंकि वीट की खेती बढ़िया से होती है, राबी क्रॉप, ये खारिफ राइस। तो ये लाहौर में 43 और वीट 50, लखनऊ में 43 और यहां 57। तो ये वेरिएशन आप देख रहे हो ना। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने ये ग्राफ लिया, एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल भी था। अब बेटा तुम आ जाओ रेवेन्यू पे। ठीक है, रेवेन्यू कह रहा हूं, यहां पे देखो मुगल्स का जो रेवेन्यू था, जब बाबर आया तो भारत तो तब भी, ठीक है, जब बाबर आया तो बाबर तो पूरा 4 साल वो लड़ता ही रहा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं चला गया, फिर शेर शाह ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल किया। अकबर जब 1556 में आया, 1556 में आया, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। अकबर के समय अकबर को जो ऋण मिला था, ठीक है, वो मुश्किल ऋण था। ठीक है, तो अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर के समय दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये रेवेन्यू जो है वो ठीक था। अकबर ने काफी, शुरुआत में तो अकबर काफी था कट्टर, जो भी हो, लेकिन बाद में उसने काफी रिफॉर्म्स किए और एक अच्छा राजा था अकबर। ठीक है, काफी रिफॉर्म्स किए, काफी टैक्सेस में वो, और एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, स्कॉलर्स लेके आए कि भाई बहुत जरूरी है, ठीक है, कि रिफॉर्मेशन। तो टैक्स रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ये सब अकबर ने शुरू कर दिया था। दीन इलाही के एक ही धर्म होगा, हिंदू रूलर से बहुत अच्छे रिश्ते, तो ये अकबर ने किया। हालांकि ऑन दी अदर हैंड हमको कुछ ऐसे इंसिडेंट भी मिलते हैं जहां पे भाई वो कौन सा, वो पूरा मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रूटल। ठीक है, तो ये चीज है, बट ये जहांगीर के समय नीचे जाता है। ठीक है, और जहांगीर के समय काफी, मतलब शाहजहां आते आते बहुत नीचे जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब आपका ये औरंगजेब आया तो औरंगजेब के समय ये ऊपर जाता है। रेवेन्यू की बात करें, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत सारे रेवेन्यू लगा दिए थे। 79 टैक्सेस औरंगजेब ने एबॉलिश किए थे, बट उसने जजिया लगा दिया। अब जजिया की भी अभी हम थोड़ी देर में जो है वो बात करेंगे। तो रेवेन्यू की अगर बात करते हैं, अच्छा ये एक बहुत अच्छा टेबल है। ये टेबल आपको पता क्या दिखाता है? ये टेबल आपको ये दिखाता है कि यहां पे एक आम इंसान अच्छा जी सकता था। जैसे अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास 110 कॉपर कॉइन है, ये वेजेस की बात कर रहा है,
जो वेजेस मिलते थे उस समय, जो सैलरी मिलती थी, अच्छा सैलरी भी अलग, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना, तो पैसा जागीर में ले लिया, लेकिन बाद में इसको पूरा का पूरा सैलरी बेस्ड कर दिया क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा होने लगा था। ठीक है, तो वेजेस जो मिलते थे, पैसा जो मिलता था, सैलरी जो मिलती थी, वो इनफ होती थी। जैसे अगर आप 110 कॉपर कॉइन्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो उससे आप एक महीने का 460 किलो बाजरा खरीद सकते हो। आप मटर 460 किलो खरीद सकते हो। जो बार्ले होता है 345 किलो खरीद सकते हो। ग्राम होता है वो आप 345 किलो। जवार 276 किलो। पालक 276 किलो। वीट मतलब आटा 230 किलो। ठीक है, अब 230 किलो तो बहुत हो गया। एक परिवार के लिए 10 किलो आटा, 4 लोगों के परिवार के लिए 10 किलो आटा अगर आप सुबह शाम रोटी खा रहे हो बहुत है। ठीक है, तो ये तो पूरे साल के लिए आप आराम से आपके पास हो जाएगा। अरहर की दाल है 173 रुपए किलो, मतलब 173 किलो, सॉरी, मूंग 173 किलो, यानी कि एक आम इंसान जितना उस समय वेजेस मिल रहे थे काफी कुछ उसमें खरीद सकता था, यानी कि उसका पेट भर जाता था। ठीक है, तो यहां पे ये जो है हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में मुगल्स ने काफी, देखिए शाहजहां ने तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत, होता क्या है ना कि जब भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे आज भारत सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो अगर आप, जैसे अब शाहजहां अगर मान लीजिए कि ताजमहल बनवा रहा है, तो उसने क्या है, वो 10,000 मजदूरों को लेके आ रहा है, तो उनको रोजगार मिल रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये, अच्छा, आर्टिस्ट की बड़ी पूज होती थी, आर्टिस्ट खूब बहुत कमाए यहां पे, पेंटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इसलिए क्योंकि देखिए एक तो उस समय भारत का क्राफ्ट एंड आर्ट पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था। हालांकि एक डिपेंडेंस क्रिएट हो गई थी क्योंकि जो मर्चेंट्स थे वो इनसे जो भी ये काम करते थे, क्राफ्ट वर्क करते थे, वो कलेक्ट करते थे और फिर बाजारों को बेचते थे। अब जाहिर सी बात है अगर मार्केट एक्सपैंड होगा, अब जैसे जब मुगल्स आए, ठीक है, तो मुगल्स ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। अब जब जब एक्सपेंशन होगा तब तक फायदा हर किसी को मिलेगा, एवरीवन विल एंजॉय। आप इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में देख सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, जैसे भारत में ब्रिटिशर जब आए, ठीक है, जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर को खाली चाहिए था पैसा। उन्होंने धीमे धीमे भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म किया, रॉ मटेरियल यहां से लिए और अपना जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया सस्ते दामों पे। लेकिन भारत का जो स्टील था, जो कॉटन था, अब वर्ल्ड वॉर 1 में इनकी बैंड बज गई, एकदम से मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब मांग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जो इंडियन ट्रेडर्स उन्होंने खूब पैसा कमाया, कॉटन हो गया, स्टील हो गया, खूब बिका भारत में। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो जब भी एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहां पे जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि एक्सपैंड करो। आज अगर आप भारत ग्लोबल जाता है ना तो हम ही लोगों को फायदा होगा, नई नई नौकरियां आएंगी। आप उन नौकरियों में, मतलब आप उन नौकरियों के लिए आप अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा उस समय जरूरी है। और आपको बता दूं कि उस समय जैसे जो कमर्शियल नोडल पॉइंट्स थे पूरे यूरोप में, भारत के जो क्राफ्ट वर्क है, भारत के जो कपड़े हैं, भारत के जो मतलब बहुत कुछ, ठीक है, जो बुलियंस है, वहां पे भारत बाहर से खूब सोना चांदी आ रहा था और हमारे यहां से पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहां पे जाते हैं। हमारा जो कपड़ा है वो तो बहुत ज्यादा, आप समझिए इटली की जो राजा रानी, ब्रिटेन की राजा रानी हमारा कपड़ा पहनते थे, ये हिसाब किताब था, समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी यमन से मेटल आ रहा है, यमन जैसे ट्रेजर ऑफ द चेस्ट ऑफ मुगल्स, यमन और इधर गल्फ कंट्री जहां से खूब ज्यादा मिंटिंग, क्योंकि देखिए आपको मेटल चाहिए, ठीक है, आप, क्योंकि ये कागज नहीं है, यहां पे कागज की करेंसी नहीं है। एक मिनट रुकिए जरा, यहां पे कॉइन्स की बात हो रही है तो उसमें तो मेटल चाहिए आपका सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए, अब औरंगजेब आता है, औरंगजेब 1660 में आ गया, ठीक है। अब जब औरंगजेब आया तब यहां पे उसने काफी लेटर्स, अब देखिए औरंगजेब ने जो लेटर्स लिखे उससे काफी कुछ पता चलता है। जैसे औरंगजेब जब आया तो आप ये देखिए कि रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू उसने जजिया लगाया, जजिया, अब जजिया उसके पूरे रेवेन्यू का 15% था औरंगजेब के, लेकिन जजिया जो लगाया पूरा पॉलिटिकल था। जब औरंगजेब आया उसको यह पता था कि हमको हिंदू राजाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, विदाउट इसके काम चलेगा नहीं। हालांकि बिल्कुल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट था,
वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो है मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम बन जाए, बट उनको पता था कि भाई हिंदू राजाओं के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। 1679 तक ये बड़ा कोशिश करता रहा। जब महाराज शिवाजी से नेगोशिएशंस फेल हो गए तब इसने जजिया लगा दिया, लगाओ जजिया, ठीक है, कि कहीं पे भी पिलग्रिम करोगे तो तुमको जजिया देना पड़ेगा। 2.5% मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनको टैक्स देना पड़ता था, हिंदुओं के लिए 5% था ये। लेकिन अब देखिए मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को यूज करके हिंदुओं का टैक्स 2.5% करते थे। सब मदद कर रहे हैं आप एक दूसरे की, आपको पता है। तो जो कहते हैं ना कि खाली ये पॉलिटिक्स है, आम इंसान उसको फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम, उसको फायदा चाहिए। तो यहां पे मुस्लिम अपनी पोजीशन का यूज करके हिंदुओं को 2.5% टैक्स दिला रहे। तो अब यहां पे औरंगजेब का बहुत मूड खराब हुआ और उसके बाद इनके भी टैक्स बढ़ा दी कि बेटा तुम्हारे भी टैक्स बढ़ाएंगे, रुको, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे 150 लाख, ठीक है, अगर बात करते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, तो यहां पे 2.5 गुना ज्यादा हम देखते हैं औरंगजेब के समय बढ़ गया है। आगरा में जहां 136 लाख, यहां पे 240 लाख, बिरार में 160 लाख, यहां पे 231 लाख, पंजाब में 139 लाख, यहां पे औरंगजेब के समय 223 लाख, अजमेर में 72 लाख, औरंगजेब के समय 150 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि औरंगजेब के समय रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अब देखिए लेटर्स में आप साफ साफ देख सकते हैं इसकी फ्रस्ट्रेशन। एक तो करप्शन बहुत ज्यादा था, फिर इसने 79 टैक्सेस एबॉलिश किए। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि औरंगजेब जो है वो भी टैक्स वो बहुत ज्यादा देखता था। इनफैक्ट जो जजिया का पैसा आता था वो काफी ज्यादा डोनेट भी करता था। पुअर ब्राह्मण जो थे, ये भी रिकॉर्ड मिलते हैं कि जो गरीब ब्राह्मण थे उनसे बोला कि इनको भी पैसा डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड मंदिर भी तोड़वाया इसने, मंदिर भी तोड़ा। लेकिन अगर आप हिस्टोरियंस की माने तो ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल था। ये अपनी राजनीति, भाई देखो, चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर तुमने राजा को सपोर्ट किया तो राजा तुम्हारे साथ है, अगर तुमने राजा को सपोर्ट नहीं किया तो राजा तुम्हारे खिलाफ है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। ये आप देखो, जैसे अब भयानक ड्रॉट आया था, अब जहां पे ड्रॉट आता था तो वहां पे टैक्स माफ कर देता था औरंगजेब, ठीक है। कहता था कि भाई ब्राह्मण से तो उनको दान दे दो, मुस्लिम से तो उनको दान दे दो, ठीक है, ऐसा हिसाब किताब। बट हम ये देखते हैं कि देखिए औरंगजेब लड़ाई में ही बिजी रहा। वो मतलब आप ये समझो कि उसकी जिंदगी पूरी लड़ाई में ही तो बीती है। वो दिल्ली सल्तनत को कहां, मतलब दिल्ली को एंजॉय कहां कर पाया, वो डेक्कन में ही रहा, वहां का ही वही लड़ता रहा। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बैंड बजा दी, और बाद में फिर और जो इधर साउथ में जिंजी फोर्ट, जब भाई तमिलनाडु में जो जिंजी फोर्ट था, 8 साल लगा दिए और तब भी उसको जीत नहीं मिली। हालांकि 13 के 14 मतलब ज्यादातर फोर्ट्स उसके कंट्रोल में आ गए थे। तो पूरे भारत में 1595 में भयानक हम ये देखते हैं कि फेमाइन आता है, ठीक है। 1614 में पंजाब में आता है, 1618 में विजयनगर में आता है, 1630 में अगेन विजयनगर, डेक्कन, गुजरात, सिंध में आता है, 1633 में डेक्कन में, 1635 में सूरत, उड़ीसा, ये सब 1600 में औरंगजेब के आने से पहले, ठीक है। ये हिसाब किताब। बाकी ये आप देख सकते हो कि कौन सा एरिया किस चीज के लिए फेमस था। मुगल्स की अगर बात करें, दिल्ली में कॉटन क्लोथ्स, बहुत बढ़िया कॉटन क्लोथ, दिल्ली में जो बाजार लगती थी ना, दूर दूर से लोग आते थे, क्या बात है। आगरा जो है वो व्हाइट क्लोथ हो गया, सिल्क प्रोडक्ट, लेस, गोल्ड। तो लोगों के पास रोजगार है, यहाँ पे लोग इसमें इस इंडस्ट्री में हैं और लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि काम की इतनी कमी हमको देखने को नहीं मिल रही है। पटना की बात करें तो सिल्क एंड कॉटन गुड्स, आर्टिस्टिक पॉटरी। वाराणसी की बात करें तो सिल्क प्रोडक्शन, मुस्लिन, गोल्ड। अहमदाबाद की बात करें तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया था। श्रीनगर की बात करें तो शॉल्स, कारपेट, इन सब के लिए फेमस था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो बाकी और कुछ बचा है, मैं एक बार देख लेता हूं। इसमें एक और होगा शायद, हाँ ये चीज है, ठीक है ना। मिंट आउटपुट की बात करें तो ये औरंगजेब के समय जो है, देखिए अभी अगर बात करते हैं तो मिंट आउटपुट जो है वो कम हुआ। मिंट आउटपुट इसीलिए कम हुआ, जैसा कि हमने बताया कि एक तो वॉर, लगातार ये वॉर में था, ठीक है। फिर उसके बाद वॉर ने क्या किया ना, जब आप वॉर में होते हो तो आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसने बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया, तभी आपको रेवेन्यू में उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि आप वॉर लड़ रहे हो और आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो मिंट प्रोडक्शन तो हाफ होगा ही होगा। आप देख सकते हो कि यहां पे एकदम मिंट प्रोडक्शन इधर चला गया, मिंट आउटपुट जो है वो इधर चला गया है, जो आपकी मिंटिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट लेटर दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे औरंगजेब क्या बोलता है, जब वो आखिरी समय पे था, जब उसने पूरा 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, 80 साल का रूल कर लिया था। अब देखिए उसने क्या लिखा है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ओल्ड एज इज अराइव्ड, वीकनेस ने, कमजोरी ने मुझे घेर लिया है,
ताकत ने मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को करप्ट कर दिया है। मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने एम्पायर का गार्जियन और प्रोटेक्टर नहीं बन पाया। मैं अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाया। मेरा जो वैल्यूएबल टाइम था बेकार गया, पूरी तरीके से मेरा वैल्यूएबल टाइम बेकार गया। यह 88 साल का औरंगजेब जो है वो लिखता है, और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मौत होती है, पूरा मुगल एम्पायर बिखर गया, खत्म हो गया मुगल एम्पायर, गॉन। उसके 3 बेटे आपस में ही लड़के मर गए। ये कहानी थी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।